आज ईद उल अजहा का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। नमाज की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब से थोड़ी देर बाद देश के अलग अलग शहरों में नमाज पढ़नी शुरू हो जाएगी। हर शहर का अलग अलग समय तय किया गया है। नमाज और उसके बाद कुर्बानी के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन ने गाइडलाइंस बहुत पहले से तय कर दी थी। मौलानाओं ने सड़कों पर नमाज ना पढ़ने के लिए अलग से जगह तय करने की अपील की थी। साथ ही ये भी कहा गया था कि नमाजी वक्त से पहुंच जाए ताकि उन्हें जगह मिल सके। इसके साथ साथ कुर्बानी को लेकर भी गाइडलाइंस क्लियर हैं। खुले में कुर्बानी पर रोक है। कई राज्य में गाय की कुर्बानी पर भी रोक लगाई गई है। पुलिस असामाजिक तत्वों पर पैनी निगाह रखे हुए है। भारी पुलिस बल के साथ ड्रोन से भी संवेदनशील इलाकों में नजर रखी जा रही है। मुंबई में 10,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। 8 एडिशनल कमिश्नर, 21 डिप्टी कमिश्नर, 61 एसीपी, करीब 2,000 इंस्पेक्टर के साथ 10,000 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर हैं। तो आज बकरी ईद के मौके पर शहर शहर नमाज की तैयारियां हो चुकी हैं और जामा मस्जिद दिल्ली की ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां आज सुबह सुबह बड़ी तादाद में लोग ईश्वर की इबादत के लिए मस्जिद पहुंचे। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि हर राज्य के अलग अलग इलाकों में, खास तौर पे जो संवेदनशील इलाके हैं, वहां बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, नागपुर, मेरठ, वाराणसी, संभल, मंदसौर, इन शहरों की तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से संवेदनशील इलाकों में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है ताकि आज बकरीद का त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए। खास तौर पे खुले में कुर्बानी को लेकर गाइडलाइंस दिए गए हैं। अब आपको हम दिल्ली, मुंबई, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, नागपुर, संभल, लखीमपुर, फिरोजाबाद, मीरा रोड, अंधेरी और साथ ही मंदसौर की तस्वीर दिखा रहे हैं। बकरीद पर शहर शहर सुरक्षा कड़ी। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। उपद्रव करने वालों को सख्त चेतावनी। कुर्बानी और दूसरों की मदद का मैसेज देता बकरीद का त्योहार पूरे देश में मनाया जा रहा है। साथ ही पूरे देश में हर उस जगह पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। हर उस संवेदनशील जगह पर नजर है जहां थोड़ा भी बवाल हो सकता है। हर वो शख्स पुलिस के रेडार पर है जो त्योहार की आड़ में माहौल खराब करने की कोशिश कर सकता है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई तक, यूपी में लखनऊ से महाराष्ट्र में नागपुर तक, मंदसौर से मीरा रोड तक, संभल से फिरोजाबाद तक, हर जगह पुलिस पहले से तैयारी कर चुकी है। त्योहार शांतिपूर्वक मनाया जाए, इसके लिए पुलिस ने जगह जगह फ्लैग मार्च किया है। इस फ्लैग मार्च से ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि कोई भी शख्स किसी भी तरह से त्योहार के माहौल को खराब करने की साजिश न करे। हर तरफ पुलिस की पैनी निगाह है। कड़ी सुरक्षा के साथ साथ पुलिस और प्रशासन ने ये मैसेज भी साफ साफ दे दिया है कि नमाज तय जगहों पर ही पढ़ी जाएगी। सड़कों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी। सड़क और खुले में कुर्बानी पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। पुलिस और प्रशासन के साथ साथ देश भर के मौलाना भी अपील कर रहे हैं कि जो नियम कायदे तय किए गए हैं, हजरात उनका पालन करें। तमाम नमाजियों से अपील है कि जल्द से जल्द ईदगाह पहुंच जाएं, जिसमें कि उनको आगे से आगे सफ़ों में जगह मिल सके। और ये शरई मसला भी है कि जितना आप सफ़ में आगे होंगे उतना ज़्यादा आप सवाब के मुस्तहक होंगे। और चूँकि सख्त गर्मी है, इस वजह से और भी ज़रूरी है कि जितनी जल्दी आप आकर अपनी जगह ले लें उतना आपके लिए बेहतर है। और ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा करनी है। सड़कों पे नमाज नहीं अदा की जाएगी और ना अदा की जाती है। और इसी के साथ साथ इस्लामिक सेंटर ने जो कुर्बानी के सिलसिले में एडवाइजरी जारी की है, उसको पूरी तरीके से फॉलो किया जाए। देखिए, ईद उल अजहा का त्यौहार है और ईद उल अजहा के मौके के ऊपर, बकरीद के मौके के ऊपर मैं तमाम मुसलमानों से ये अपील करता हूँ कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आपके पड़ोस में हिंदू भाई का घर भी है। आप इस तरीके से कुर्बानी कीजिए कि किसी के जज्बात को ठेस न पहुँचे, किसी को तकलीफ न हो। बेशक अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है, आप इस्लाम के मानने वाले हैं, आप कुर्बानी ज़रूर कीजिए, कुर्बानी से मना नहीं करते, मगर किसी को दिल आज़ारी करके, किसी को सता के
किसी के जज्बात को, भावनाओं को ठेस पहुंचा के इबादत करना यह बिल्कुल सही नहीं है। आपसी एकता, इत्तेहाद, अखंडता के साथ में आप जरूर त्यौहार मनाइए। बकरीद पर इस बार बंगाल में भी नजारा बदला हुआ है। कोलकाता में आज ईद की नमाज रोड पर अदा नहीं होगी। इसके लिए ब्रिगेड ग्राउंड में तैयारी की गई है। साथ ही गोकशी पर भी बैन है। बंगाल के मौलानाओं ने अपील की है कि जिन पशुओं की कुर्बानी पर पाबंदी लगाई गई है उनकी कुर्बानी नहीं दी जानी चाहिए। बकरीद हम जैसे अगले साल बनाते, हर साल बनाते, ऐसी हम कुर्बानी का खुश बनाएंगे। ये साल में नया सरकार आए, गाय कुर्बानी करना निषेध कर दिया। हम लोग जरूर कोर्ट का आइन मानेंगे, मानना हमारे लिए जरूरत है, हर आदमी के लिए जरूरत है। यहाँ गाय जबा करना निषेध है। मौलाना अपील कर रहे हैं, राज्य सरकारों ने विवाद से बचने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। पुलिस सख्ती से इसका पालन करा रही है। बंगाल, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में गाय काटने पर पाबंदी लगाई गई है, इसलिए पुलिस अलर्ट है। बकरीद से एक दिन पहले पुलिस ने कई शहरों में मार्च निकाले हैं। लखनऊ में जॉइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार खुद सड़कों पर उतरे। कल बकरीद का त्यौहार है और हम लोगों की सारी तैयारियां हो गई हैं। आज अभी जो पश्चिमी जोन में हमारी ड्यूटियां लगी हैं उन सभी अधिकारियों को ब्रीफ किया है और साथ ही साथ सभी जोन के अधिकारियों को ये कहा गया, निर्देशित किया गया है कि अपने अपने क्षेत्र के संवेदनशील स्थानों पर जो है वो फ्लैग मार्च करें। आज हम लोग यहाँ पश्चिमी जोन में कर रहे हैं अपने अधिकारियों के साथ, पीएसी के साथ, आरआरएफ के साथ, ताकि लोगों के बीच में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, लोगों में एक विश्वास जागृत हो और अगर कोई खुराफात करने का कोई सोच भी रहा हो तो ऐसे लोगों के मन में भय पैदा हो। बकरीद पर मुंबई पुलिस बेहद सतर्क है। मीरा रोड से लेकर अंधेरी तक जगह जगह पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है और इसकी वजह है बकरीद से पहले हुआ हंगामा। बीएमसी ने बकरीद पर सोसाइटीज में या खुली जगह में कुर्बानी पर रोक लगाई है, लेकिन कुछ लोग कुर्बानी के बकरे लेकर सोसाइटीज में पहुंच गए तो हंगामा हो गया। घाटकोपर में 2 सोसाइटीज में मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, इसलिए बीएमसी ने कुर्बानी की इजाजत दे दी। विवाद बढ़ा तो परमिशन वापस ले ली। इसके बाद सोसाइटीज में रहने वाले मुस्लिम नाराज हो गए। घाटकोपर जैसा ही विवाद गोरेगांव में भी हुआ। गोकुलधाम इलाके की आजाद पार्क सोसाइटी में बीएमसी ने मुसलमानों को कुर्बानी की परमिशन दी थी, लेकिन स्थानीय पार्षद प्रीति साटम और सोसाइटी के लोगों ने इसका विरोध किया। सोसाइटी के चेयरमैन हाजी मोइनुद्दीन चौधरी ने कहा कि सोसाइटी में पिछले 30 साल से कुर्बानी दी जा रही है। आगे ऐसा विवाद न हो, इसके लिए रास्ता निकाला जाएगा। ये देखो, ये 2024 का है। देखो देखो देखो, ये देखो 2024 का ये भी है। ये देखो, ये 23 का है। हमारे पास 2009 का एजीएम में भी पास रूल है, ये काफी है उसका। कुर्बानी कर सकते हैं, हर फेस्टिवल होता है। देखो इसका ये है 2009 का, ये कुर्बानी का, ये देखो इधर लिखा है 97 से इधर कुर्बानी होता है। तो 97 में भी ये थोड़ा पहला विवाद हुआ था, मगर उसमें ये हुआ कि भाई बड़े का नहीं कर सकते, देवनार भी नहीं करो, छोटे का ही करो, यहाँ करो। जबकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये गेट जो मेन है हमारा 5-5 दिन एक त्योहार में, फेस्टिवल में बंद रहता है पूरा दिन। फिर भी हम लोग कभी वो नहीं किए और मिल के मनाते हैं। वो भी पर्सनली खुन्नस की वजह से किया है। मेरे खुन्नस, पुरानी रंजिश की वजह से, मेरे से हमको कोई तकलीफ नहीं है। हमको जगह भी वो लोगों ने दिलाया। अभी जहाँ जगह दिलाया है वहाँ हम बकरा भी पहुँचा दिए हैं। कुछ बकरे और इधर उधर हैं, वो भी वहाँ पहुँच जाएंगे। कल वहीं पे करेंगे। हमको यहाँ पे किसी से कोई वो अब नहीं है। अब तक जहाँ भी विवाद की आशंका थी वहाँ लोगों को समझाया गया है। नियमों का पालन करने की अपील की गई है। किसी भी तरह से माहौल न बिगड़े, इसके लिए शहर शहर पुलिस हाई अलर्ट पर है। और देहरादून में कुर्बानी के जानवरों को रोके जाने के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रात को डीएम आवास का घेराव किया। आरोप है कि कुछ लोगों ने चेकिंग के नाम पर जगह जगह जानवरों को रोक लिया और अब उन्हें छोड़ नहीं रहे हैं। देर रात मुस्लिम समुदाय के लोग देहरादून के डीएम के आवास पर पहुंचे और कुर्बानी के जानवरों को छोड़ने की मांग की। हमारे जानवर आ रहे थे, कुछ असरोड़ी चेक पोस्ट क्रॉस कर रहे थे। कुछ लोग आते हैं वहाँ पे, चुनिंदा लोग जो ना किसी पद पे हैं ना किसी सरकारी ऑफिसर हैं, वो आते हैं और हमारे जानवरों को रोकते हैं। वो उनके बिल मांगते हैं, हालांकि बिल वगैरह सब दिखा देते हैं वो, लेकिन उनकी जबरदस्ती ये रहती है कि हम इन जानवरों को शेल्टर भेजेंगे
उनको इतना तो समझना चाहिए था कि अगले दिन हमारा ईद का त्योहार है। जब पूरा दिन हम इधर उधर भागते रहे, पहले तो पूरा दिन आसरोड़ी चेक पोस्ट पे रहे, फिर शाम के टाइम डीएम ऑफिस पे रहे। जब हमारी सुनवाई नहीं हुई तो अब हमने हार के ये फैसला किया है कि यहाँ डीएम ऑफिस पे आके आवास पर आके बैठेंगे। नहीं होता समाधान तो सारे जानवर अपने जितने भी हैं वो यहाँ पे लाके छोड़ देंगे कि हमें इस बार कुर्बानी नहीं करनी है। अगर नहीं चाहते, यहाँ का उत्तराखंड का प्रशासन नहीं चाहता कि हम कुर्बानी करें तो हम नहीं करेंगे कुर्बानी। ईद हमारी वैसे ही बन जाएगी, अल्लाह कबूल करेगा हमारी कुर्बानी को। भाई त्योहार कहाँ मनाएंगे, ये बात तो हमारे मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि त्योहार मनाने में कोई दिक्कत नहीं है, चैन सुकून से मनाइए। लेकिन मनाने कौन दे रहा है चैन सुकून से? हमें भी तो पता चले कि कौन मनाने दे रहा है। चैन सुकून से त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं हमें यहाँ पे। हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क के लिए, क्या यह दिन देखने के लिए कुर्बानी दी थी हमारे बड़ों ने? क्या आज हमें यहाँ त्योहार तक नहीं मनाने दिया जा रहा है? देखिए, मांग पूरी नहीं होती तो अभी ईद का समय है, ईद की नमाज के बाद या परसों इसमें आगे बड़ा आंदोलन की तैयारी रहेगी। और बड़ी खबर, नागपुर पुलिस के जानवरों के तस्करों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की, जिसे चलाकर 86 गौवंश को छुड़ाया गया। बकरीद के मौके पर पुलिस ने देर रात तक सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके तहत एक ही रात में 86 गौवंश को छुड़ाया गया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ क्षेत्रों में गौवंश रखे गए हैं और उसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने इसके लिए ड्रोन से भी निगरानी रखी। सर्च ऑपरेशन में नागपुर पुलिस के साथ साथ आरसीपी, सीआरपीएफ भी मौजूद रही। नागपुर पुलिस कमिश्नर के मुताबिक पिछले 7 दिनों में अलग अलग हिस्सों में सर्च ऑपरेशन चलाकर 350 गौवंशों को मुक्त कराया गया और अब तक 55 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। नागपुर में बकरी ईद को देखते हुए पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सभी जोन में रूट मार्च भी निकाला गया। कल हमने एक विशिष्ट एरिया है हमारा नागपुर सिटी का, उसमें हमको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी। उसके आधार पे हमने अपनी पुलिस फोर्स को, जिसके साथ में हमारा आरसीपी और एसआरपीएफ जो हमको एक्सटर्नल मैन पावर मिले हैं, उन सब के साथ में हमारे वरिष्ठ अधिकारी सभी थे, जिसमें उन्होंने सर्च ऑपरेशन किया और उसमें कई जगह पे हमें गौवंश के जो है प्रोजेनीज मिले हैं और उसमें लगभग 86 ऐसे एनिमल्स मिले हैं जिनको हमने कल रेस्क्यू किया है और उसके बाद में उनको शेल्टर होम्स में जो जहाँ भी पॉसिबल था वो हमने उनको शिफ्ट कराया। पूरे हफ्ते भर आप लोगों ने सर्च ऑपरेशन कराया, अब तक कितने गौवंशों को मुक्त कराया आप लोगों ने? पिछले लगभग 7 से 10 दिन में हमने लगभग 350 ऐसे एनिमल्स जिनको हमने रेस्क्यू किया है शहर में। जो यहाँ से ट्रांजिट भी कर रहे थे उनको भी रेस्क्यू किया है, क्योंकि जो बाहर से ऐसे मध्य प्रदेश से यहाँ से ट्रांजिट करते हैं या फिर हमारे आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से वाया नागपुर सिटी जाते हैं, तो उन सबको रोका गया, उनके ऊपर एक्शन किया और जहाँ पे शंका थी उनके ऊपर हमने कार्रवाई भी किया। अब तक यदि देखा जाए, कल का सर्च ऑपरेशन हो, बड़ा सर्च ऑपरेशन है और पूरे हफ्ते भर में आप लोगों ने कितने लोगों को हिरासत में लिया है, पूछताछ किया है करने के लिए? इसमें लगभग 55 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है इस पूरे एक्शन में जो अभी हमारा चल रहा है। और इसमें हर रोज़ हमको जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारे नोडल ऑफिसर के पास में जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हमने ये स्पष्ट किया है सबको कि कोई भी इस चीज़ में ना पड़े और खुद जाके कोई भी इनको किसी को डिस्टर्ब ना करे। आपके पास में अगर इन्फॉर्मेशन है तो हमें बताइए, हमारी पुलिस आपके साथ में रहेगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आजकल बद्रीनाथ में कथा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए दिल्ली में आंदोलन करने का आह्वान भी किया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने कहा है कि हम गाय को रोटी खिलाते हैं, जबकि कुछ लोग रोटी के साथ गाय खाते हैं। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि अब पुलिस इस पर कार्रवाई करे और मुस्लिम लीडर भी गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग कर रहे हैं, इसलिए देश बदल रहा है। बागेश्वर सरकार ने सभी संतों से 27 जुलाई को गौ माता राष्ट्रमाता अभियान में दिल्ली पहुंचने के लिए अपील की है। बाबा बागेश्वर इन दिनों बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर हैं। 21 दिन की साधना के बाद उन्होंने सत्यनारायण कथा की शुरुआत की। हमने कल एक न्यूज देखी कि अब देश के मुसलमान भी गाय माता को राष्ट्रमाता बनाने पर समर्थन दे रहे हैं। शायद मदनी साहब का नाम है, मौलाना मदनी उनका नाम है। उन्होंने भी भारत सरकार से ये मांग की कि गाय माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए। जो
देखो, हम लोग गाय पालने वाले, कुछ लोग गाय को खाने वाले, हम लोग गाय को रोटी खिलाते, कुछ ऐसे लोग हैं जो गाय की रोटी के साथ गाय खाते हैं। लेकिन अब वो भी गौ माता को राष्ट्र माता बनाने पर समर्थन कर रहे हैं। देश बदल रहा है। अब हम सबको एकत्रित होकर के गाय माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए 27 जुलाई को आह्वान पूरे देश भर में करना है। संतों को कहेंगे कि वो भी सभी संत एक जगह दिल्ली में एकत्रित होकर के गाय माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए सब संत भी आवाज उठाएं। ऐसी संतों को प्रार्थना है, चरणों में प्रणाम करके सभी सनातनियों को भी प्रार्थना है। वहीं यूपी के कानपुर में कुर्बानी से पहले एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। कुछ दिन पहले ही जमानत पर बाहर आए समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी पर बकरा मंडी में रंगदारी मांगने और मारपीट करने के आरोप लगे। दरअसल पूर्व विधायक इरफान सोलंकी हलीम ग्राउंड में लगने वाली बकरा मंडी गए थे, जहां मंडी संचालकों ने उन पर रंगदारी मांगने, गाली गलौज करने और मारपीट करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया, पैसों से भरा बैग छीनने का भी आरोप लगाया, जिसके बाद इरफान सोलंकी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जिसको भी खरीदारी करना वो अंदर जाए, बाकी लोग जो है चौराहे खड़े न, सड़क पर न खड़े। बकरा मंडी में क्यों भड़क गए व्यापारी? क्या समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक ने मांगी रंगदारी? व्यापारियों के साथ अभद्र व्यवहार, इरफान सोलंकी पर दर्ज हुई एक और एफआईआर। गाली बक रहे हो? बहुत देर से गाली बक रहे हो। पैसा छीना, पैसा मेरा, तूने पैसा छीना है। मेरी गन छीन रहा है ये भाई, मेरी गन छीन रहा है, मेरी गन छीन रहा है भाई, मेरी वर्दी फाड़ी है इसने। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है और इसकी वजह है समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी, जिन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल कानपुर के चमनगंज थाना क्षेत्र स्थित हलीम ग्राउंड में लगने वाली बकरा मंडी मंगलवार देर रात अचानक विवाद का केंद्र बन गई। मामला उस समय गरमाया जब सीसामऊ के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी पर मंडी संचालकों की ओर से रंगदारी मांगने, गाली गलौज और मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। हलीम ग्राउंड में सालों से बकरा मंडी लगती है। बकरी ईद के मौके पर मंडी में काफी भीड़ थी। बड़ी संख्या में व्यापारी और खरीदार पहुंच रहे थे। इसी बीच मंगलवार रात पूर्व विधायक इरफान सोलंकी अपने कुछ साथियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ मंडी पहुंच गए और इसी के बाद वहां विवाद की स्थिति पैदा हो गई। आरोप है कि पूर्व विधायक और उनके साथियों ने व्यापारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज के साथ मारपीट की और मंडी चलाने के नाम पर 3 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। व्यापारियों का कहना है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो इरफान सोलंकी के साथ आए लोगों ने मारपीट की। यहाँ तक कि एक व्यापारी के करीब 2,70,000 रुपए से भरा बैग भी छीन लिया गया। सर, विधायक जी अपने काफिले के साथ हलीम कॉलेज बकरा मंडी में अंदर घुसे, बिल्कुल बीच में खड़ा। हमने उनसे कहा विधायक जी थोड़ा किनारे हो जाइए, जानवर निकल रहा। वहाँ पे सम्मान में कह रहे हैं किनारे आके कुर्सी में बैठ जाइए, सम्मान कर रहे हैं कि जानवर निकल रहा, चोट न लग जाए। उनका गनर आया, मुझे पहले धक्का दे दिया। हमने भाई गलत क्या कह दिया, इतना कहना मेरे लिए गलत हो गया। उसने मेरे थप्पड़ मारा और थप्पड़ मारने छः, जबकि मेरे बैग में कम से कम 2.5-3 लाख रुपए, जो बाजार से आयोजक हमारा मिले बाजार चल रही है, उसका पैसा 2.5 से 3 लाख रुपए था। इसमें मेरे पास मुश्किल से 30-35 हज़ार रुपये बचे हैं। वो पूरा बैग छपट्टा पड़ा। इनके साथ कौन था कौन नहीं था, लेकिन उस गनर का नाम नहीं मालूम। गनर विधायक जी का है और मेरे मामू हैंडीकैप, उनके ऊपर हाथ छोड़ा, पूरी वीडियो बना रहा, बहुत गंदा काम किया। पूरे मंडी के जितने भी लोग हैं सब इस चीज़ की गवाही देने को तैयार है। विवाद बढ़ा तो मौके पर भारी संख्या में व्यापारी और स्थानीय लोग जमा हो गए। देखते ही देखते मंडी का गेट बंद कर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और पूर्व विधायक के खिलाफ नारेबाजी होने लगी, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को किसी तरह काबू में किया। बहुत चर्चित विधायक है, बहुत अच्छे विधायक हैं वो। आज अब सारी आवाम ने यहाँ की देख लिया कितने अच्छे विधायक हैं। उनको समझाने का बजाय बल्कि शायद देना अपने घर को मारो। ये तो आवाम यहाँ की देख रही है कौन सही है कौन गलत है। क्या चाहते हैं? मुकदमा मैं कराऊंगा। और मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, नजबी रोड पे भीड़ लगी हुई है बहुत सारी।
उनके कार्यालय के बाहर। मेरे खिलाफ मुकदमे की तैयारी करी जा रही है सर। उन लोग के जितने भी मतलब उनकी टीम के लोग हैं, जो उनके आपसी गुर्गे हैं, जो भी हैं, मैं नहीं पता, लेकिन उन लोग हमारे खिलाफ मुकदमे की तैयारी कर रहे हैं। आपने तहरीर दी इसके लिए? अभी हमने कोई तहरीर नहीं दी। एसओ साहब ने कहा आप तहरीर हमको दें। संज्ञान में थाने का मसला है। चौकी इंचार्ज साहब था एकदम मौका वारदात में मौजूद थे। कम से कम 30 से 40 गवाह वहाँ मौके मौजूद था। और हो सकता है कि स्कूल का हर इंसान गवाही देगा, बच्चा बुढ़ा या व्यापारी तक गवाही देगा किसने गलत किया किसने सही किया। वहीं पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। उनका कहना है कि उन्हें मंडी में आने वाले व्यापारियों और ग्राहकों से अवैध वसूली की शिकायतें मिल रही थी और इसी शिकायत के आधार पर वो अपनी पत्नी और वर्तमान विधायक नसीम सोलंकी के साथ वहां पहुंचे थे। इरफान के मुताबिक जब कथित वसूली का विरोध किया गया तो कुछ लोग आक्रामक हो गए और उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ हाथापाई की गई। हालांकि मामले में इरफान सोलंकी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और पुलिस सख्त एक्शन की बात कह रही है। कल देर रात्रि में चमनगंज थाना क्षेत्र में एक ही समुदाय के दो पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसकी सूचना पर दोनों पक्षों की तरफ से अभियोग पंजीकृत किया गया है। विस्तृत विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि विधायक नसीम सोलंकी के गनर ने भी कई लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। ट्विशा शर्मा मौत के मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्विशा शर्मा मौत के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी साज गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत ने मामले के अहम तथ्य पर ठीक से ध्यान नहीं दिया और जांच के शुरुआती दौर में ही उन्हें जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि ट्विशा शर्मा की शादी 9 दिसंबर 2025 को समर्थ सिंह से हुई। शादी के कुछ महीने बाद यानी कि 12 मई 2026 को ट्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मामले में दहेज प्रताड़ना, गर्भपात के लिए दबाव और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं। सुनवाई के दौरान मृतका के परिवार की तरफ से कोर्ट में व्हाट्सएप चैट पेश किए गए। इनमें ट्विशा ने अपने परिवार को बताया था कि पति और ससुराल वाले उस पर शक करते थे और गर्भ को गिराने के लिए दबाव बना रहे थे। उसे यह भी कहा गया था कि उसे घर में चैन से रहने तक नहीं दिया गया। सीबीआई और राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर कई चोट के निशान भी मिले हैं। सीबीआई ने यह भी कहा है कि आरोपी पक्ष जांच में पूरा सहयोग नहीं कर रहा था और सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका भी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि रिकॉर्ड में मौजूद गवाहों के बयान और व्हाट्सएप चैट से यह नहीं कहा जा सकता कि आरोप सिर्फ पति समर्थ सिंह के खिलाफ हैं। कोर्ट ने माना कि ट्विशा शर्मा पर गर्भपात कराने का दबाव बनाया गया था और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ भी सीधे आरोप हैं। कोर्ट ये भी कह रही है कि निचली अदालत ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध सबूतों को सही तरीके से नहीं परखा और इसी वजह से 15 मई 2026 को अग्रिम जमानत जो दिया गया था उसे रद्द किया जाता है। इससे पहले हाईकोर्ट ने ट्विशा शर्मा के मामले में परिवार की याचिका पर सुनवाई के बाद बेहद ही कड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि व्हाट्सएप चैट को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि आरोप सिर्फ समर्थ सिंह के खिलाफ है। अदालत ने कहा कि ट्विशा शर्मा का गर्भपात कराया गया था। हाईकोर्ट के मुताबिक गवाहों के बयानों से साफ पता चलता है कि गिरिबाला सिंह और उनका बेटा समर्थ सिंह ट्विशा को परेशान कर रहे थे और उस पर गर्भपात कराने का दबाव बना रहे थे। कोर्ट ने कहा कि कई बयानों में गिरिबाला सिंह और उनके बेटे के खिलाफ गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। इससे पहले कल सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह के घर पर इस घटना का सीन को रिक्रिएशन करने के लिए पहुंची। करीब 3 घंटे तक सीबीआई की टीम समर्थ के साथ घर में मौजूद रही और एक एक चीज की बारीकी से जांच भी की गई। समर्थ के साथ 12 मई का सीन रिक्रिएट किया गया। 12 मई की रात को ही ट्विशा की मौत हुई थी। सीबीआई की टीम उस छत पर भी गई जहां ट्विशा की डेड बॉडी मिली थी। छत के जिम एरिया में जिम्नास्टिक बेल्ट से ट्विशा का शव लटका हुआ मिला था। सीबीआई की टीम ने छत की जांच भी की। टीवी की टीम इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रही है। ट्विशा संदिग्ध मौत मामले में जो सीन रिक्रिएशन हो रहा है, तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये गिरिबाला सिंह के घर की तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त सीबीआई की टीम जो है वो पहुंची और उस पूरे सीन को रिक्रिएशन करने की कोशिश की जा रही है। सीन ऑफ इवेंट्स जो है वो देखने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत जो है वो मृत्यु हुई है। सामने ही आपको दिखाई दे रहा है ये जिम एरिया था जहां पर वो एक्सरसाइज करने तकरीबन 8 से 10 बजे के बीच पहुंची थी। 10:40 पर जब मृत्यु हुई और यहीं पर वो हैंगिंग जिम्नास्ट का जो पूरा पट्टा था
जिसके लिए कहा जा रहा है कि उसी के सहारे हैंगिंग हुई। तो ये सीबीआई की टीम है, एक एक जो रिक्रिएशन है सीन का वो कर रही है। सीन जो है वो एक एक करके जानने की कोशिश कर रही है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये तीसरा घंटा जो है वो शुरू हो चुका है। तीसरा घंटा है ये जब यहाँ पर जो है वो मौजूद है सीबीआई की टीम। तस्वीरों में आप देख रहे हैं 2 घंटे से तीसरा घंटा चालू है। इस वक्त लगातार जांच का दायरा पुलिस का ये समझने का है कि सीन ऑफ इवेंट्स क्या थे, किस तरीके से 12 तारीख की रात का जो पूरा घटनाक्रम है दरअसल वो किस तरीके से घटित हुआ। इसी घर में इस वक्त रिटायर्ड जस्टिस जो गिरीवाला है वो मौजूद हैं, उनके साथ समर्थ मौजूद है। तो उन दोनों को बिठाकर आमने सामने बात हो रही है उन चीजों को लेकर जिनका आरोप तुषा के घर वालों ने, जिनसे कल पहले दिन की पूछताछ में जो सीबीआई की टीम है उनसे पूछताछ में जो सवाल जो आरोप लगाए थे, मसलन कि पैसे के लिए ये जो है प्रताड़ित करते थे, पैसा नहीं देता था समर्थ तुषा को, जिसके चलते तुषा के घर वालों से पैसा मिलता था, 2 लाख रुपए जो है दहेज के लिए मांगे गए। ये तमाम वो आरोप थे जिनके लिए ट्रांजैक्शंस का जो रिकॉर्ड है वो तलाशने की कोशिश जो है वो पुलिस करेगी। इसके अलावा जो सीसीटीवी रिकॉर्ड्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं और तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हैं जिसे एसआईटी ने जब्त किया है, उनकी पड़ताल जो है वो साफ तौर पर की जाएगी। और यही वजह है कि कल भी अपना पहले दिन की जांच में सीबीआई की टीम यहाँ पहुंची थी और आज लगातार ये दूसरा दिन है जब सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची है। तो बड़ी महत्वपूर्ण जो फाइंडिंग्स हैं वो करने की तैयारी में यहाँ पर सीबीआई की टीम है। और अगली खबर यूपी के हरदोई से है, जहां पर भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाने को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पथराव तक हो गया और आग लगा दी गई। घटना हरदोई के महुआ कोला गांव की है। गांव वालों का आरोप है कि कुछ लोग आए और बिना अनुमति के भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाने लगे। ग्रामीणों ने जब विरोध किया तो विवाद बढ़ गया और पथराव कर दिया गया। आग लगने की ये घटना हुई, जिसके बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची। डीएम और एसपी भी पहुंचे। दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। फिलहाल तनाव को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया है। महुआ कोला का मैं प्रधान हूं। मुझे जानकारी हुई है वही 10-11 बजे के बीच में कि यहाँ कुछ बाहर के लोग आए थे। कोई लखनऊ का बता रहा था, कोई अपना त्योना कला का बता रहा था, कोई कहीं का बता रहा था। 2-3 लोगों ने यहाँ आकर के भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है उसको बगैर परमिशन के यहाँ लगाने का प्रयास किया। कुछ गांव वालों ने यहाँ उसको विरोध भी किया। तो विरोध किया जब, तो पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस प्रशासन भी यहाँ आया। उन्होंने समझाने का काम किया। एसडीएम महोदय आई, उन्होंने प्रयास किया समझाने का कि भैया गलत तरीके से ना मूर्ति को रखो, हम जब अनुमति करा देंगे तुम्हारे रखवा देंगे। बहुत उन्होंने प्रयास भी किया, समझाया बुझाया, लेकिन इनके समझ में कुछ नहीं। सीओ साहब भी थे, सीओ साहब ने भी समझाया और फिर जब समझ में इनके नहीं आया तो हम लोगों ने भी, गाँव वालों ने भी समझाने का प्रयास किया कि भैया अगर कुछ गड़बड़ करोगे, यहाँ बवाल करोगे तो हमारे गाँव वालों को परेशानी होगी। लेकिन उनके समझ में कुछ आया नहीं। फिर उन्होंने पत्थरबाजी की, पुलिस पे की, जो प्रशासन के लोग थे उनके भी की, उनके ऊपर की, वाहनों पे भी की। हाँ, वाहनों पे भी की। कितने वाहन 4-5 वाहनों पे हमने देखा है, वहाँ शीशा से टूटे थे। कितने लोग घायल हुए? घायल 3-4-5 आदमी हुए, 2 पुलिस वाले भी घायल हुए। लगभग प्रातः 9-9:30 बजे कुछ स्थानीय लोगों द्वारा थाने में अवगत कराया गया कि कुछ बाहरी लोगों द्वारा पुत्तीलाल वल्दियत गिरजा प्रसाद मौर्य के निजी भूमि पे बनाए गए मंदिर पे एक बिना विधिक प्रक्रिया फॉलो किए गए एक भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित कर दी गई है, जिसपे कुछ स्थानीय लोगों द्वारा विरोध भी जताया जा रहा था। इसी क्रम में स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन मजिस्ट्रेट्स मौके पे आए और सुबह से ही यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे और मोटिवेट कर रहे थे कि भाई जब विधिक अनुमति नहीं है तब ऐसे ही महापुरुष महात्मा भगवान की प्रतिमा नहीं लगा जा सकती है। इसी बीच में अन्य सर्कल्स के सीओ साहिबान भी आए, समझाने की कोशिश की गई। एडीएम साहब, एडिशनल एसपी साहब भी आए, उनके द्वारा भी समझाने की पूरी कोशिश की गई थी। लेकिन कुछ बाहरी लोगों द्वारा भड़काया गया स्थानीय लोगों को और उनके तरफ से भड़काने पर कुछ हल्का पथराव किया गया, जिसको पुलिस ने समुचित बल प्रयोग करके उसको नियंत्रित किया। और इसी क्रम में
पुलिस ने 2 लोगों को अभिरक्षा में भी लिया गया है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। लगभग 20-25 लोगों के नाम इसमें सामने आए हैं। अभी जांच जारी है। और अब बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक के लिए आज का दिन बेहद ही अहम है। आज मुख्यमंत्री सिद्धरमैया अपने पद से इस्तीफा देंगे। नई सरकार का गठन 30 मई को हो सकता है और डीके शिवकुमार कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे। सिद्धरमैया ने गवर्नर से आज मिलने का वक्त भी मांगा है। सुबह सिद्धरमैया के तमाम मंत्री उनके घर पर ब्रेकफास्ट के लिए पहुंचेंगे। मंत्रियों के साथ ब्रेकफास्ट के बाद सिद्धरमैया गवर्नर से मुलाकात करेंगे और इस्तीफा सौंपेंगे। हालांकि जो विधायक सिद्धरमैया के समर्थक में है वो अब भी बदलाव के फेवर में नहीं है। कल कांग्रेस के तमाम विधायकों ने सिद्धरमैया से मिलकर टफ स्टैंड लेने की अपील की थी। पार्टी हाईकमान के सामने खुलकर अपनी बात भी रखने को कहा था, लेकिन सिद्धरमैया ने साफ कहा है कि अब वो ये सब करने के मूड में नहीं है। आगे उनकी रणनीति क्या है इसके बारे में आज इस्तीफे के बाद ही बोलेंगे। यानी कि यह तो तय है कि कर्नाटक में बदलाव होगा। अब सिर्फ एक ही सवाल है कि सिद्धरमैया बेंगलुरु से दिल्ली आएंगे या नहीं। राज्यसभा की मेंबरशिप का ऑफर वो मंजूर करेंगे या नहीं। अब सूत्रों की माने तो आज सीएम सिद्धरमैया के इस्तीफे के बाद 30 तारीख को डीके शिवकुमार की ताजपोशी हो सकती है और कहा जा रहा है कि डीके शिवकुमार के साथ 3 से 4 विधायक डिप्टी सीएम पद की शपथ भी ले सकते हैं। ऐसा करके चुनाव से पहले पार्टी जातिगत समीकरणों को साधना चाहती है। डिप्टी सीएम के लिए जिनके नाम आगे चल रहे हैं वो आपको बता देते हैं। यतीन्द्र सिद्धरमैया जो मौजूदा सीएम सिद्धरमैया के बेटे हैं, प्रियंक खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, जी परमेश्वर दलित समाज से आते हैं और इस वक्त गृह मंत्री का कारोबार संभाल रहे हैं। इसके अलावा ओबीसी के 2 नेता एमबी पाटिल और ईश्वर खंड्रे भी डिप्टी सीएम की रेस में हैं। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आने के साथ ही एक्शन शुरू हो गया है। पुलिस ने मुर्शिदाबाद से रकीबुल शेख को हिरासत में लिया है। रकीबुल का नाम महिलाओं को दी जा रही आर्थिक सहायता की लिस्ट में है और वो लंबे समय से रकम ले रहा था। बुधवार को सीएम शुभेंदु अधिकारी ने जैसे ही स्कीम को लॉन्च करते वक्त रकीबुल के फर्जीवाड़े का खुलासा किया, मुर्शिदाबाद पुलिस की ओर से हरकत की गई और रकीबुल को हिरासत में ले लिया गया। रकीबुल शेख का घर मुर्शिदाबाद के बहरमपुर में है और उसकी पत्नी भी इतने लंबे समय तक उसके साथ लक्ष्मी भंडार योजना का फायदा उठाती रही। दोनों का नाम एसआईआर की पेंडिंग लिस्ट में है। इस वजह से दोनों में से कोई भी वोट नहीं दे सका। रकीबुल पेशे से एक लोकल होटल मालिक है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में 30 लाख लोग ऐसे हैं तो इस स्कीम का फायदा लेने के लिए फर्जीवाड़ा कर चुके हैं और इन सब के नाम ममता बनर्जी के कार्यकाल में लिस्ट में डाले गए। लेकिन अब सारे नामों की स्क्रूटिनी की जा रही है और महिलाओं से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। লক্ষ্মীর ভান্ডারের তালিকাটা ভেরিফাইড, কিন্তু আমরা ভুরি ভুরি অভিযোগ পেয়েছি যে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ গেছে, স্থায়ীভাবে নাম বাদ গেছে এবং ট্রাইব্যুনালে বা সিএ তে অ্যাপ্লিকেশন করেননি এমন অন্তত 30 লক্ষের কাছাকাছি অ্যাপ্রক্স বলছি, সংখ্যাটা আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে ফর্মগুলো ফেরত এলে। पश्चिम बंगाल में तमाम जांच एजेंसियां फुल एक्शन मोड में हैं। जगह जगह छापेमारी हो रही है। टीएमसी नेताओं के ठिकानों पर भी रेड की जा रही है और इसी क्रम में टीएमसी नेता सुजीत शाह के यहीं पर टीम ने छापा मारा तो मौके से भारी मात्रा में कैश, कारतूस, विदेशी शराब की बोतलें और शूटिंग गन बरामद हुई। हालांकि कोर्ट ने सुजीत शाह और उनके भाई अजित शाह को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। दूसरी ओर टीएमसी नेता दीपांकर भट्टाचार्य के ठिकाने पर भी छापेमारी हुई है, जिनके घर से करीब 80 लाख रुपए कैश मिला है। खेत से मिले बोरों में नोट, ड्रम में नोट, ट्रॉली बैग में नोट, हर तरफ नोट ही नोट। पश्चिम बंगाल में जहां जहां टीएमसी नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, वहां से नोट ही नोट मिल रहे हैं, कारतूस मिल रहे हैं, महंगी विदेशी शराब की बोतलें मिल रही हैं। तस्वीरें देखकर हैरान रह जाएंगे। ये 5-10 लाख नहीं, पूरे 27 लाख रुपए हैं जो टीएमसी लीडर
सुजीत साहा के घर से मिले हैं। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इसी क्रम में पुलिस ने नॉर्थ 24 परगना जिला परिषद के हेल्थ वर्कर और टीएमसी नेता अजीत साहा और उसके भाई सुजीत साहा को गिरफ्तार किया है। दोनों को गोबरडांगा थाने की सेंट्रल फोर्स की मौजूदगी में उनके घर से अरेस्ट किया गया, जिन पर बिजनेसमैन से जबरदस्ती पैसे लेने, उन्हें धमकाने समेत कई आरोप हैं। अरेस्ट किए गए सुजीत के घर से 27 लाख रुपए कैश, 600 से ज्यादा कारतूस, 61 इस्तेमाल की हुई गोली, 52 महंगी विदेशी शराब की बोतलें, एक स्पोर्ट्स शूटिंग गन और एक छोटी शॉटगन मिली हैं। हालांकि बंदूक लाइसेंसी थी और सुजीत साहा का कहना था कि बरामद किए गए पैसे भी उसने बैंक से निकाले थे, जिसका प्रूफ कोर्ट में दे दिया गया है। वहीं कोर्ट ने दोनों भाइयों को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है, जहां पुलिस पूछताछ में जुटी है। इसके साथ साथ पुलिस बहादुरिया म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन और टीएमसी नेता दीपांकर भट्टाचार्य के घर की तलाशी में जुटी है। तस्वीरें नॉर्थ 24 परगना की हैं, जहां पुलिस ने लगातार दूसरे दिन दीपांकर भट्टाचार्य के घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान जूट के खेत से बोरे, ड्रम और ट्रॉली बैग बरामद किए गए। जांच में पता चला कि जो बैग और बोरे मिले हैं वो पैसे से भरे हैं। ऐसे में पुलिस ने टीएमसी नेता के घर पर ताला लगा दिया है और दीपांकर भट्टाचार्य को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शुभेंदु सरकार करप्शन के खिलाफ अभियान चला रही है। तोलाबाजी, कटमनी के आरोपों में लगातार टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है और अवैध तरीके से बनाए गए पार्टी दफ्तरों पर बुलडोजर चल रहा है। और असम विधानसभा से यूसीसी बिल पास हो चुका है। उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम में ये कानून लाने वाला तीसरा राज्य देश का बन चुका है। भारी हंगामे के बीच मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने सत्र के आखिरी दिन इस बिल को मंजूरी दे दी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हो गया है। वहीं बिल पास होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने असम की जनता को बधाई दी और लिखा कि यूसीसी बीजेपी की स्थापना के दिन से ही संकल्प रहा है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत ने कहा है कि बिल को आसाम के हालात के साथ बनाया गया है, जिसे लागू करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। हालांकि इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। ड्राफ्ट बिल बना था उत्तरांचल से, इसका बाद गुजरात में कुछ इम्प्रूवमेंट हुए और हम भी असम में असम का सिचुएशन का साथ इसको कॉन्टेक्चुअलाइज किया हूँ। लेकिन ये बिल राष्ट्रपति का एसेंट मिलने का बाद यहाँ रूल बनेगा और इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस अगर कोई ऐसा महसूस हुआ कि कुछ अमेंडमेंट सही है तो जरूर अमेंडमेंट भी किया जाएगा। बट एज ऑफ नाउ इट लुक्स लाइक ए कंप्लीट कोड। मेरा नहीं लगता है कि कुछ परेशानी आएगा इसको इम्प्लीमेंट करने में। कांग्रेस ने इस बिल को विरोध किया, हालांकि मेरा लगता था कि बिल को सपोर्ट करेगा। और कांग्रेस पार्टी उन्होंने असम का जनता का ओर से नहीं बोल रहा था, कांग्रेस एक पार्टिकुलर रिलीजियन का बिहाफ में बोल रहे थे। तो हमारा कंटेंशन यही था कि आप समाज के लिए बोलो, स्टेट के लिए बोलो, लेकिन एक रिलीजियन के लिए ही आपको बोलना सही नहीं है। लेकिन कांग्रेस सुधारा नहीं है। कांग्रेस ने बार बार एक पार्टिकुलर रिलीजियन का बारे में ही बोलते रहा। मेरा नहीं लगता है कि ये अच्छा मैसेज जाएगा। लखनऊ पुलिस हाई अलर्ट पर है। पुलिस ने पूरे लखनऊ की नाकेबंदी कर रखी है। लखनऊ के हर एंट्री एग्जिट पॉइंट पर पुलिस चेकिंग कर रही है। लखनऊ में शूटर्स ने पुलिस को 3 गोली चलाकर चैलेंज किया है। अब बारी यूपी पुलिस की है। 3 गोली का जवाब योगी की पुलिस अपने स्टाइल में देगी। लखनऊ से अगले 24 घंटे में बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है। लखनऊ में योगी की पुलिस को चैलेंज किया गया। खुल्लम खुल्ला दिन दहाड़े मर्डर हुआ। बदमाश ने पिस्टल तानी, सीधा फायर खोल दिया। पहली गोली सामने से मारी। पहली गोली लगते ही प्रॉपर्टी डीलर सड़क पर गिर गया। दूसरी गोली बदमाश ने वहीं खड़े खड़े फायर की और तीसरा बॉडी से एकदम पास में मारी। और फिर बदमाश पिस्टल लहराते हुए फरार हो गया।
फायरिंग की इस सीसीटीवी को गौर से देखिए, क्योंकि योगी की फोर्स इसी फुटेज का एक एक फ्रेम चेक कर रही है। जिस प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारी गई उसका नाम संदीप सिंह है। संदीप फोन पर बात करते हुए कार से उतरे और पीछे से बाइक सवार बदमाश ने धावा बोल दिया। बदमाश ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मुंह पर रुमाल बांधा था। जैसे ही शूटर का काम पूरा हुआ, पिस्टल लहराते हुए वो फरार हो गया। लोगों ने संदीप सिंह को तुरंत अपेक्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। संदीप सिंह की हत्या आखिर किसने की? संदीप को गोली मारने के बाद हत्यारे कहां फरार हो गए? संदीप की हत्या करने के पीछे मकसद क्या था? ये सब जानने के लिए पुलिस ने 4 टीम बनाई हैं। जो इलाका है उसकी सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। घरों में जो सीसीटीवी लगे हैं, दुकानों पर जो लगे हैं, सब जगह देखा जा रहा है कि गोली चलाने के बाद हत्यारे किस तरफ भागे हैं। वो सड़क रायबरेली की तरफ जाती है तो पुलिस को शक है कि कहीं हत्यारे रायबरेली तो नहीं भाग गए। अब क्योंकि संदीप सिंह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे तो कहीं इसके पीछे जमीन विवाद तो नहीं है। संदीप के ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है और संदीप के फोन कॉल डिटेल्स भी खंगाले जा रहे हैं। संदीप सिंह मूल रूप से जौनपुर के रहने वाले हैं। लखनऊ में अपने परिवार के साथ कालिंदी पार्क के पास रहते हैं। कल्ली पश्चिम इलाके में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। गोली बदमाशों ने उनके ऑफिस के बाहर ही मारी। जैसे ही पुलिस को इस शूटआउट की जानकारी मिली, पुलिस ने फौरन मामले की जांच शुरू कर दी। अब लखनऊ पुलिस बाइक सवार शूटर्स को ट्रेस कर रही है। लखनऊ पुलिस इस मर्डर की 2 एंगल से जांच कर रही है। एक निजी रंजिश, दूसरा कारोबारी रंजिश। जिस तरीके से बेखौफ अंदाज में फायरिंग और मर्डर हुआ, पुलिस का मानना है कि शूटर्स प्रोफेशनल्स हो सकते हैं। सीसीटीवी फुटेजेस देखे गए हैं आसपास के, जिसमें 2 व्यक्ति दिखे हैं बाइक पर, जिन्होंने इनको गोली मारकर घायल किया है। इस प्रकरण में तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, जिसमें दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित। दिन दहाड़े लखनऊ में मर्डर होना योगी की फोर्स के इकबाल को बदमाशों का चैलेंज है और अब चाहे ये बदमाश पाताल में छिप जाएं, योगी की पुलिस इनका इलाज अपने स्टाइल में करेगी। और बकरी ईद को देखते हुए यूपी के शहर शहर पुलिस का फ्लैग मार्च भी चल रहा है और इसी दौरान मेरठ में जब पुलिस की टीम एक जिला बदर गैंगस्टर के घर के करीब पहुंची तो उसे साफ साफ चेता दिया गया कि अगर उसने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उसका अंजाम बुरा होगा। अपराधियों के लिए हमारा सख्त मैसेज है कि अगर शहर में किसी भी हालत में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था अगर बिगाड़ने का किसी ने प्रयास किया, खुद किया या किसी और से करवाया, वो कानूनन अपराध के तहत में और गैंगस्टर के तहत में संपत्ति कुर्क तक। मेरठ के एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले का एक गैंगस्टर के भाई को धमकाते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और यहाँ पे शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बिगड़ने की कोशिश की तो ऐसी तरतीब से कार्रवाई होगी कि फिर याद रखेंगे। मेरठ के एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले लाव लश्कर के साथ बकरीद के मौके पर मेरठ की सड़कों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च करने निकले थे। इस दौरान वो गैंगस्टर सलमान के घर पहुंच गए, जहां उनका आमना सामना गैंगस्टर के भाई आमिर से हो गया। फिर क्या था, एसपी सिटी साहब ने ऑन द स्पॉट गैंगस्टर को धमकी का डोज दे दिया। यहाँ पे शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बिगड़ने की कोशिश की, ठीक है, तो ऐसी तरतीब से कार्रवाई होगी कि फिर याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो गुनाह की ताकत पे जो बना है आलीशान, ठीक है, ये भी संपत्ति कुर्क की जाएगी। पुलिस को खबर मिली थी कि मेरठ का गैंगस्टर जिला बदर के बाद 2 गाड़ियों के काफिले में घूम रहा है। इसे लेकर एसपी सिटी भोसले ने उसके भाई को मैसेज दे दिया कि अगर उसने कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश की तो उसका आलीशान मकान कुर्क कर दिया जाएगा। जिला बदर खत्म होकर जो घूम रहे और 2 गाड़ियों का काफिला लेके चल रहे तो उनको बता देना। पूरे यूपी में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अभियान चल रहा है, जिसका सख्ती से पालन कराया जा रहा है। जो भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ पुलिस सख्त एक्शन ले रही है।
और अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल बुलेटिन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि ईरान का यूरेनियम चीन या रूस ले जाए, ये हमें मंजूर नहीं है। ट्रंप ने कहा कि मिडिल ईस्ट संकट को खत्म करने के लिए चल रही बातचीत के बीच ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम के बदले प्रतिबंधों में कोई छूट नहीं मिलेगी। ट्रंप ने कहा कि ईरान के समझौते के मसौदे से अमेरिका संतुष्ट नहीं है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने ओमान को भी धमकी दी। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट सभी का है, इस पर किसी एक का कंट्रोल नहीं चलेगा। ओमान को बाकी देशों की तरह बिहेव करना पड़ेगा। राजस्थान के भैरड़ा धाम में रीको औद्योगिक क्षेत्र आवंटन को लेकर जारी आंदोलन बुधवार देर रात खत्म हो गया। आंदोलन की अगुवाई कर रहे नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि सरकार ने सभी मांगों को मान लिया है। रीको का काम तुरंत प्रभाव से बंद करवा दिया गया है। संतों की निगरानी में एक कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी 10 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी। अगर सरकार फिर मुकरी तो दोबारा आंदोलन किया जाएगा। असम विधानसभा में बुधवार को यूसीसी बिल पास हो गया। उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम ये कानून लाने वाला तीसरा राज्य बन गया है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने सदन के आखिरी दिन इस बिल को मंजूरी दिलाई, जबकि विपक्ष ने इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने भारी हंगामे के बीच बिल को पास करा लिया। इस कानून के लागू होते ही राज्य में शादी, तलाक, लिव इन और प्रॉपर्टी को लेकर नियम बदल जाएंगे। गुजरात में इबोला का पहला संदिग्ध मामला सामने आया है, जिसमें कांगो के 37 साल के एक बैंकर को अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में क्वारंटीन किया गया है। दरअसल संदिग्ध शख्स कांगो से मुंबई आया और फिर वडोदरा एयरपोर्ट पहुंचा था, जहां पर उसमें इबोला के लक्षण दिखे। इसके बाद उसे फौरन अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। वही हेल्थ डिपार्टमेंट ने बताया कि उसका पहला टेस्ट नेगेटिव आया है। अभी और टेस्ट किए जाएंगे। सभी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उसे डिस्चार्ज किया जाएगा। देश के मैदानी इलाकों में चिलचिलाती गर्मी से लोग परेशान हैं। पारा हाई है। प्रचंड गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। लू के थपेड़ों से बचने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। सैलानियों की भारी भीड़ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पहुंच रही है, ताकि ठंडी वादियों में उन्हें गर्मी से सुकून मिल सके। लेकिन इसके चलते पहाड़ी राज्यों में भारी भीड़ जमा हो गई है। पिछले 72 घंटे में 70,000 गाड़ियां शिमला पहुंची। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं।